अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप साहब। आज मैं आपको आईबीएस की डाइट के बारे में बताऊंगा। हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि आईबीएस क्या होता है, आईबीएस में क्या सिम्टम होते हैं, आईबीएस में कौन से टेस्ट किए जाते हैं, आईबीएस का क्या ट्रीटमेंट होता है। बट कुछ लोगों का ये सवाल था कि आईबीएस हमें है तो उसमें हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए, अगर मैं डाइट के ऊपर आपको एक कंप्लीट एक स्ट्रिक्ट डाइट दे दूंगा, चूँकि ये एक क्रोनिक कंडीशन है तो लॉन्ग टर्म में चलती है और आप एक ही डाइट को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे जो कि नामुमकिन हो जाता है और एट द एंड आप कुछ ऐसा खा लेते हैं जिससे आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। सो आई थॉट कि आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए जाएं जिससे आप खुद ये जान सकें कि मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना चाहिए। बहुत ही आसान ज़ुबान में एक मुश्किल चीज़ को मैं आपके सामने रखूँगा। सो नंबर वन पॉइंट इज़ फूड लॉग। फूड लॉग क्या होता है? आपने अपनी डायरी में या एक पेपर पे नोट करना है कि आपको आईबीएस कब हुआ और आपने क्या खाया। अगर आप किसी से पूछेंगे कि आपने क्या खाया है तो उसे पता ही नहीं होता। क्यों नहीं पता होता? क्योंकि आप कॉम्बिनेशन में चीज़ें खाते हैं। जैसे आपने रोटी खाई, साथ में सालन ले लिया, साथ में सैलेड ले लिया, ऊपर से आपने चाय पी ली या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक ले ली, तो आपको पता ही नहीं होता कि कौन सी चीज़ जो है आपके पेन को ट्रिगर कर रही है। चूँकि आईबीएस में जो ही आप खाना खाते हैं, खाने के फ़ौरन बाद आपको पेट में दर्द हो जाता है, डायरिया हो जाता है या कॉन्स्टिपेशन हो जाती है या फिर ब्लोटिंग फील होती है, पेट के अंदर दर्द रहता है। तो आपने ये देखना है कि किस फूड से आप सेंसिटिव हैं, किस चीज़ से आपको एलर्जी हो रही है। तो आपने कॉम्बिनेशन में चीज़ें नहीं लेनी है और लिखना है, नोट करना, और जिस चीज़ से आपको एलर्जी हो रही है, जिस चीज़ से आपको पेन हो रही है, उस चीज़ को स्किप करना है 100%। यहाँ से ही आपका आईबीएस का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। मेरे फादर को आईबीएस था, उन्हें डेयरी से जो एलर्जी थी, तो हमने डेयरी प्रोडक्ट्स को उनकी लाइफ से निकाला और उसके बाद वो बिल्कुल ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ से आ जाता है। देखिए, अब जब आप रोटी खाते हैं, जो गंदम आप खाते हैं या फिर वीट जो खाते हैं या जो खाते हैं या फिर आप जो मैदा लेते हैं, इन सब के अंदर एक प्रोटीन होता है। मैंने आपको पहले क्या बताया कि आपको जो एलर्जीज़ होती हैं वो प्रोटीन से होती हैं। तो इसके अंदर यानी जो वीट होता है, जो गंदम होती है, इसके अंदर एक प्रोटीन होता है जिसे ग्लूटन कहते हैं। अब कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं ग्लूटन से, वो रोटी खाते हैं, उन्हें ये ग्लूटन जो है वैसे भी आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता है, हज़म नहीं होता है। तो जो ही आप ये खाते हैं उसके फ़ौरन बाद आपने देखा होगा अक्सर लोग खाते हैं, मैं रोटी खाना तो मेरा पेट ही दर्द शुरू हो जाना। तो आपने ये देखना है कि कहीं आपको ग्लूटन से कोई एलर्जी तो नहीं है। क्या ग्लूटन क्या चीज़ है? प्रोटीन है। मैंने आपको बताया कि आपको एलर्जी किस चीज़ से होती है, प्रोटीन से होती है। तो आपने ये देखना है कि ग्लूटन से हो रही है। अब कुछ लोग ये सोचेंगे जी मैं रोटी छोड़ देती है तो मैं तो मर जाना है। तो इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप किनवा है उसकी रोटी बना के खा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है आप बाजरे की रोटी बना के खा सकते हैं, आप ओट्स की रोटी बना के खा सकते हैं। पिछले दिनों में मैं हैदराबाद में गया, वहाँ पे चावल की रोटी उन्होंने बनाई, बेहतरीन रोटी थी। तो वो आप खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा जो पॉइंट है वो है ग्लूटन। आपने देखना है कि ग्लूटन कहीं आपको प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा है। तीसरा पॉइंट आ जाता है डेयरी प्रोडक्ट्स। अब कुछ लोगों के जहन में आता है डेयरी का नाम सुन के कि शायद चिकन भी इसमें आता है या फिर अंडे भी आते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये आप दोनों चीज़ें आईबीएस में ले सकते हैं। डेयरी के अंदर वो चीज़ें आती हैं जो दूध से बनती हैं, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, इसको सिंपल कर देते हैं। जैसे चीज़ होती है, जैसे आप जो है वो योगर्ट लेते हैं, कीफ़र लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डेयरी के अंदर आ जाती हैं, यानी दूध से जो बनती हैं, ठीक है। जैसे कुछ लोग कहते हैं मैं चाय पीना तो मेरे पेट ही दर्द हो जाना, ठीक है। तो चाय से उसमें के अंदर जब आप दूध डालें, कुछ लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस भी हो सकती है उसकी वजह से, बट वो डिफरेंट होती है। एनीवे, मैंने आपको बताया था कि आपको जो एलर्जी होती है वो प्रोटीन से होती है। अब डेयरी के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसे कैसिन कहते हैं। इसकी वजह से आप जब डेयरी कोई प्रोडक्ट्स खाते हैं, ठीक है, दूध लेते हैं, कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि कहते हैं मैं जो ही दूध लेता हूँ तो मेरा पेट जो एकदम से ख़राब हो जाता है। तो उन लोगों को जो इसके अंदर प्रोटीन है उससे एलर्जी होती है। तो तीसरा जो पॉइंट है वो है डेयरी। आपने देखना है कि किस चीज़ से आपको एलर्जी है, आईबीएस में कौन सी चीज़ लेने से आपको प्रॉब्लम हो रही है, उसको आपने ज़िंदगी से निकालना है, छोड़ना है। अब इसमें जो दही है उसमें थोड़ा सा मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा कि आप दही ले सकते हैं, वो कौन सा ले सकते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। चौथा जो पॉइंट है वो है आपके स्टोमिक के अंदर एसिड का होना। देखिए, अगर आपका स्टोमिक एल्कलाइन है या फिर जब आपकी उम्र बढ़ती है और उसके अंदर जो तेज़ाबियत है वो कम हो जाती है, एसिड बनना कम हो जाता है, तो चूँकि जो आपका मैदा होता है वो जितनी आप प्रोटीन खाते हैं, जितनी आप एलर्जीज़ लेते हैं, उनका ब्रेक डाउन आपका जो स्टोमिक होता है वो करता है। तो जब आपके मैदे के अंदर जो तेज़ाबियत है वो नहीं होगी, एसिड अच्छे से नहीं बन सकेगा। जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो एसिड कम होना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा जो ही बड़ी आपकी उम्र ज़्यादा होती है तो अक्सर लोग मैदे की दवाइयाँ खा रहे होते हैं।
तो आपने क्या करना है, एप्पल साइडर विनेगर लेना है, सेब का सिरका लेना है। ये उन लोगों के लिए जिनको खाना डाइजेस्ट नहीं होता, जो कहते हैं मैं खाना खाता हूँ तो मेरा खाना जो है हज़म नहीं होता, यहाँ ऊपर वाले हिस्से में ही फंसा रहता है, तो ये उन लोगों के लिए। तो ये आपने याद रखना है। जो चौथा पॉइंट है वो है आपने अपने जो मैदा है उसमें देखना है कि आप कहीं कोई मैदे की गोलियां तो नहीं खा रही, आपकी उम्र ज़्यादा तो नहीं है। तो आप एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर आपने रॉ और अनफिल्टर मदर वाला लेना है। इसके ऊपर मेरा वीडियो मौजूद है, आप वो जाके देख सकते हैं। तो चौथा पॉइंट एप्पल साइडर विनेगर लेना है। आप इसकी टैबलेट भी ले सकते हैं, इसकी टैबलेट भी ईज़िली मिल जाती हैं। पाँचवा पॉइंट, प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करना है। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, ये अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस होते हैं या फिर बिफेडोबैक्टीरियम होते हैं। ये मोस्टली जो इस्तेमाल होते हैं गुड बैक्टीरिया, जो फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, जो फिर जिन्हें जो है वो गट फ्लोरा भी कहते हैं या माइक्रोबियोम भी कहते हैं। ये आपकी बेसिकली जो आंतें होती है उसमें कॉलोनीज़ बनाते हैं, वहाँ पे रहते हैं, ग्रोथ होती है इनकी, वहाँ पे इनका ख़ानदान एक होता है पूरा, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, आपको खाना हज़म होता है, और इसके अलावा आपके जो आंतें हैं उनकी हेल्थ अच्छी रहती है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन नहीं होती, सोजिश नहीं होती। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग कहते हैं मैं डॉक्टर के पास गया और उसने बोला कि आपकी आंतों के अंदर सोजिश है, तो वो इसी वजह से होती है। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग एंटीबायोटिक्स का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं और उसकी वजह से जो अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं, जो फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, दोस्त बैक्टीरिया होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। अब जो मैंने आपको बताया, दो जो लैक्टोबैसिलस है या फिर बिफेडोबैक्टीरियम है, इनके जो है वो साशे मिलते हैं, लेकिन वो साशे 2 ग्राम के अंदर आते हैं, 2 ग्राम के अंदर आपको मिल जाते हैं मार्केट से। लेकिन वो तब आप इस्तेमाल करें जब आपको लगे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। 5 दिन या 7 दिन ले सकते हैं, बट नेचुरल जो तरीका है उसको अपनाइए। अब नेचुरल तरीके से आपने अपने अच्छे वाले बैक्टीरिया लेने हैं, जिसमें मिलियन ऑफ बैक्टीरिया आप इसके अंदर मौजूद है। वो कौन सा है, वो है फर्मेंटेड फूड। अब ये फर्मेंटेड क्या है, इसके लिए उर्दू का लफ्ज़ आप उबालना कह सकते हैं, या फिर पुराने ज़माने में जो लोग चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए, उनको स्टोर करने के लिए जैसे करते थे, आप अपने बड़ों से पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे। अब जो फर्मेंटेड फूड है, ये सुनने में आपको इनके नाम थोड़े से मुश्किल लगेंगे, बट ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में मिल जाती हैं, तो आपने घबराना नहीं है। मैं इंग्लिश साथ में लिख दूँगा, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, आपको बेशुमार इन पे वीडियोस मिल जाएंगी कि जैसे कीफ़र है तो फर्मेंटेड कीफ़र कैसे बनाते हैं, तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। तो और ये हफ्ते में सिर्फ आपको 1-2 दफ़ा खाने हैं, और इसमें मिलियन के हिसाब से जो फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो कि आपकी गट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। स्पेशली अगर आपको गट के अंदर कोई इन्फ्लामेशन हुई है, कोई सोजिश हुई है, आपका इम्यून सिस्टम आपको स्ट्रेंथन करना है। और ये जो फर्मेंटेड फूड होते हैं ये इजी टू डाइजेस्ट होते हैं। तो पहली जो चीज़ है वो कीफ़र है। कीफ़र जो है गाय के दूध से या बकरी के दूध से बनता है, उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है सैरोक्राउट। सैरोक्राउट क्या है कि ये एक बंद गोभी का अचार होता है, और वो वाला अचार नहीं है जो आप सोच रहे हैं जिसमें गंदा तेल होता है या फिर आपने जो है वो मिर्च मसाले डाले होते हैं, वो नहीं है। ये जस्ट जो इसमें नमक डाला जाता है, पानी डाला जाता है, कुछ हफ्तों के लिए बंद रखा जाता है। बेसिकली मकसद होता है अच्छे वाले बैक्टीरिया की ग्रोथ, और उसके बाद उसको हफ्ते में 1-2 दफ़ा खाया जाता है। इसके ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। किमची ले सकते हैं, किमची भी ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक कोरियन डिश है, और इसके अंदर भी वो सारी सब्जियां डलती हैं जो पाकिस्तान में मिलती है। जैसे गोभी डाली जाती है, जैसे प्याज डाला जाता है, जैसे लहसुन डाला जाता है, अदरक डाली जाती है। इसको कुछ हफ्ते के लिए बंद रखा जाता है, गाजरें डाली जाती हैं, और इसके अलावा जो आपको पसंद है वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको स्पाइस अच्छी लगती है वो बीच में मिक्स कर सकते हैं, जैसे काली मिर्च है वो भी डाल सकते हैं। तो आप इसके ऊपर भी वीडियोस देख सकते हैं, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो नेटो है, अब नेटो क्या है आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये फर्मेंटेड जो सोयाबीन होते हैं वो होते हैं, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी मिलियन के हिसाब से अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं। इसके अलावा आप ग्रीक योगर्ट ले सकते हैं। अब योगर्ट के साथ प्रॉब्लम ये है, जब आपने लेनी है उसके बाद आपने इसे किसी कपड़े में डालना है, और कपड़े में डाल के इसको अच्छी तरह से निचोड़ना है, जो पानी है उसके अंदर से निकल जाए, जितनी उसके अंदर शुगर कंटेंट है वो निकल जाए, उसके बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फर्मेंटेड जो ऑलिव्स हैं, जैतून जो होता है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जब आपको IBS होता है तो इसका डायरेक्टली ताल्लुक स्ट्रेस से भी होता है, क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उनको ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये याद रखिएगा कि स्ट्रेस को दुनिया का कोई आदमी ठीक नहीं कर सकता, उसे सिर्फ आप ठीक कर सकते हैं, और स्ट्रेस को कम करके आप अपने IBS को ठीक कर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे और आपको अपने IBS को ठीक करने में मदद मिलेगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।